नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपका कम समय लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपको चीज़ें दें जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया, देखिए रासायनिक अपक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो यह एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें आपका पहला क्या है, रासायनिक संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया की। फिर दूसरा क्या है, वियोजन, वियोजन। फिर तीसरा है विस्थापन। ठीक है, और चौथा है आपका द्विविस्थापन। ठीक है, ये अपक्रिया है। तो सबसे पहले संयोजन में क्या होगा, दो या अधिक होंगे। ठीक है, दो या अधिक होंगे और मिलकर एक हो जाएंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे संयोजन। संयोजन में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, आपस में मिलकर एक हो जाएंगे। ठीक है, वियोजन में क्या होगा, एक पदार्थ ठीक है टूटकर दो या अधिक भागों में टूट जाएगा। ठीक है, टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वियोजन। विस्थापन में क्या होता है, अच्छा ये वियोजन जो होता है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक कई प्रकार का होता है। एक आपका कहलाएगा प्रकाश वियोजन। ठीक, एक प्रकाश वियोजन होगा। फिर विद्युत वियोजन। ठीक है, फिर होगा उसमें वियोजन, उसमें वियोजन। जानते हैं प्रकाश वियोजन, प्रकाश के कारण जब पदार्थ टूटे तो उसे प्रकाश वियोजन, जब विद्युत धारा की वजह से टूटे तो उसे कहते हैं विद्युत वियोजन, और जब उष्मा के कारण टूटे तो उसे कहते हैं उसमें वियोजन। ठीक है, ये तीन प्रकार के वियोजन अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखिए पहला है संयोजन। संयोजन में क्या होगा, दो पदार्थ होंगे मिलकर एक हो जाएंगे। वियोजन में क्या होगा, एक होगा टूटकर दो हो जाएगा। ठीक है, अब जिसके वजह से टूटेगा उसके आधार पे नाम देंगे। अगर प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन, अगर विद्युत की वजह से टूट रहा है तो विद्युत वियोजन, उष्मा की वजह से टूट रहा है उष्मा वियोजन। इसमें एक नाम याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। आपसे प्रश्न करता है कि सिल्वर क्लोराइड को काले पेपर में क्यों रखा जाता है, काले कागज में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि प्रकाश वहां पहुंचे ना और उसका वियोजन ना हो, नहीं तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, वियोजित होकर सिल्वर बना देता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो संयोजन, संयोजन में देखिए क्या है, जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जब बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसी को जब हम उल्टा लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, उसमें वियोजन का। तो लिखेंगे 2MgO गिव्स आउट 2Mg प्लस O2, है ना। जब दो पदार्थ मिलकर एक बनाए तो संयोजन, जब एक टूट कर दो बनाए तो इसे कहते हैं वियोजन। अगर प्रकाश की वजह से टूटे प्रकाश वियोजन, विद्युत की वजह से टूटे विद्युत वियोजन, उष्मा के कारण टूटे उसमें वियोजन। ठीक है, धारा की वजह से टूटने वाला अगर आप कहें तो धारा के कारण जो है H2O को आप ले सकते हैं। जब H2O में क्या होता है, कैवेंडिश से पहला एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था, तो जब H2O में है ना अम्ल या क्षार की कुछ बूंदे डालकर जब हम करंट पास कराते हैं, जब इसमें धारा भेजते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल याद रखिएगा, 2AgCl गिव्स आउट 2Ag प्लस Cl2।
इसीलिए इसको मतलब ये टूट कर ए न बन जाए, सिल्वर और क्लोरीन न बने, इसीलिए इसको ब्लैक पेपर में रखा जाता है। ठीक, आगे क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन का मतलब होता है जब एक एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या करे, यौगिक से हटा दे। अब विस्थापित का मतलब हटा देना, एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से हटा दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया, है ना। जैसे आपसे कहेगा, है ना, जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, है ना, इसमें आपसे आयरन है, जब आयरन आप इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट में, तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देगा, कॉपर हट जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा क्या, FeSO4। देखिए यहाँ एक प्रश्न आता है, इसका रंग होता है क्या, नीला। आपसे प्रश्न करता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, जब इसमें हम आयरन डालते हैं तो क्या कारण है कि इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, जब कभी इस तरह से रंग वाला क्वेश्चन आए कि इसको डालने पे क्या हो जाता है, तो आप समझ जाएगा विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, आप कह दीजिएगा कि जैसे हम इसमें डालते हैं कोई नया पदार्थ बनता है जिसका रंग लाल होता है, इसीलिए जो है पूरे विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आयरन को इसमें डाला जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट हो जाता है। ये इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, और कॉपर का जो है लगभग हल्का लाल होता है, इसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है ठीक, फिर आपका द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या है, जब दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करें तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, जैसे Na2SO4, है ना, और कोई भी ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, Na2SO4 और चलिए HCl ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को हटाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए सोडियम यहाँ चला आएगा, तो 2NaCl प्लस H2SO4 हो गया। ठीक, जब दो तत्व एक दूसरे को हटाएं, केवल एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाए तो इसको विस्थापन एक कब हटाएगा, जब ये ज्यादा ताकतवर होगा। रंग का क्वेश्चन है तो विस्थापन अपक्रिया, ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, है ना। इसके बाद क्या है, एक है उष्मा क्षेपी, है ना, उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया, देखिए उष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है, क्षेपी मतलब होता है फेंकना, शोषी का मतलब अवशोषित करना। जब उष्मा बाहर निकले, जिसमें उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है जिस अपक्रिया में, उसमें उष्मा क्षेपी कहते हैं। जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित की जाती है ना, अंदर ली जाती है, उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉर्मली जो संयोजन अपक्रियाएं होती हैं, यह उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं होती हैं, और वियोजन क्या होती है, उष्मा शोषी, क्योंकि वियोजन को होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो सामान्यतः वियोजन अपक्रिया को हम उष्मा शोषी कहते हैं, जिसको होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगी। उष्मा शोषी जिसे होने के लिए उष्मा बाहर निकाला जाता है होने के बाद, उसे हम कहते हैं उष्मा क्षेपी। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले, उसे हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन समझ गए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा। एक तो बस याद कर लीजिए ऑक्सीकरण का, इसका उल्टा अपचयन होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। इसका उल्टा अपचयन में लिख दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले
और हाइड्रोजन जुड़े, उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जो आयली पदार्थ होते हैं, जो तेल वाले पदार्थ होते हैं, ठीक, तेल वाले जो पदार्थ होते हैं कहेंगे कि ऑक्सीकृत होके खराब हो जाते हैं। जो तेल वाले पदार्थ हैं, तेल वाले भोज्य पदार्थ जिसको हम खाते हैं, भोजन है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर, है ना, खराब गंध और स्वाद देने लगते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत माने खराब, गंधिता माने गंध, है ना। जब भोजन का खराब गंध आने लगता है, क्यों आता है, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक, इससे बचाने के लिए क्या करेंगे आप, फ्रिज में रखेंगे, है ना, फ्रिज में रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो है, ठीक है, पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं जैसे कि यहाँ एग्जांपल है चिप्स, है ना, चिप्स वाले पैकेट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का, है ना। तो चिप्स में जो है, जो ऑक्सीजन है उसको निकाल के उसके जगह नाइट्रोजन भर दिया जाता है। क्यों भरा जाता है, कि ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृत गंधिता नहीं होगी, यानी वो जल्दी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्या है, संक्षारण, है ना। संक्षारण क्या है, जब धातुएं धीरे धीरे खराब हो जाती हैं तो इस घटना को कहते हैं संक्षारण। जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाती है तो इसको कहते हैं संक्षारण। संक्षारण, क्षारण का मतलब खत्म होना, है ना। जब धीरे धीरे खत्म हो जाए तो इसको कहते हैं संक्षारण, है ना। धीरे धीरे धातुओं का ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण द्वारा धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण। इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, है ना। देखिए जो लोहा होता है, लोहे पर क्या होता है कि जब जैसे वो नमी के संपर्क में आता है, जब पानी के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में, तो वह जो है उसके ऊपर भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है और उसी पदार्थ को जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। ऐसे चांदी है तो चांदी क्या होती है, काले रंग की हो जाती है। ये पूछा जाता है चांदी किस रंग की होगी, काली। लोहे किस रंग का होगा, भूरा। और इसके बाद आपसे पूछेगा कॉपर, कॉपर किस रंग का होता है, तो हरा, है ना। ठीक है, ये पूरा आपका चैप्टर है। ठीक, एक होता है ऑक्सीकारक और अपचयक, है ना, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक पदार्थ, और एक अपचायक होता है, अपचायक पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिसका ऑक्सीकारक पदार्थ, जो ऑक्सीकारक पदार्थ है उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन क्या होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे कहेंगे अपचायक। आ सकता है यहां से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपचायक, अपचयन किसका होगा, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। समझ पाए, एक कोड वर्ड है, याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, निकल जाएगा, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन आएगा, ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, तो कुल मिला जुला के जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक, जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक। ठीक, जैसे हम कोई भी एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2Mg प्लस ऑक्सीजन। देखिए हर रिएक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ होता है। ठीक, अच्छा बताइए, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, इस मैग्नीशियम में ना, इसमें आके ऐड हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसका कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अपचायक पदार्थ है। ठीक, अगर एक को पकड़ लिए कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा जो बचेगा, आंख बंद करके कह दिया इसका ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका पहली बात तो अपचयन होगा, है ना, और इसको कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ पाए,
यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई रिएक्शन लिख देगा, कहेगा इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ बताइए। ठीक है, आप बता लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। अब अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार है ना, और क्या है, लवण। तो अम्ल और क्षार की बात करते हैं। देखिए अम्ल क्या है, अम्ल ओ होता है, आर्हेनियस थियरी क्या कहती है, आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, पानी में घोलने पे अगर OH निकल रहा है तो अम्ल, ठीक है, सॉरी, पानी में घोलने पर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो अम्ल, पानी में घोलने पर अगर OH निकल रहा है तो उसको कहते हैं क्षार। ठीक ठीक, सॉरी, है ना, OH माइनस। आर्हेनियस से सिद्धांत आर्हेनियस नाम का विद्वान दिया था कि अगर घोलने पर हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन आयन, तो अम्ल कहते हैं, OH आयन निकले, हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसको क्षार कहते हैं। फिर स्वाद के आधार पे आप कहेंगे, जो खाने में आपको खट्टा लगे वह अम्ल है, जो कड़वा लगे उसे क्षार कहेंगे। ठीक है, लिटमस पेपर वाला आपसे पूछा जा सकता है, लिटमस पेपर किस पौधे से बनता है, तो लाइकेन, लाइकेन पौधे से बनता है, जो कि एक सहजीवी है, एक सहजीवी पौधा है, और इससे जो है क्या बनता है, लिटमस पेपर बनेगा। ठीक है, और लिटमस पेपर अगर लाल हो गया, देखिए ल है तो लाल वाला, ठीक, और इसमें क्या होगा, नीला, अगर लिटमस पेपर नीला हो रहा है तो क्षार, लाल हो रहा है तो अम्ल। ठीक, इसके बाद क्या है, आप मेथिल ऑरेंज ले सकते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी क्या करेगा, इसको लाल करेगा, सेम एकदम, और इसको ए क्या करेगा, पीला। ठीक है, फिर फिनेप्थिलीन है, फिनेप्थिलीन है ना, फिनेप्थिलीन क्या करेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं, कलरलेस, रंगहीन करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये पिंक करेगा, गुलाबी। ठीक, अब अगर हम बात करें क्षार, तो क्षार क्या कहते हैं, अम्ल, अम्ल के प्रकार, तो आपको बताएं कि एक अकार्बनिक है ना, और एक खनिज अम्ल है, और एक क्या है, कार्बनिक अम्ल है। जो जो अम्ल खनिज से बनता है उसे हम खनिज कहेंगे, और जो पेड़ पौधों जीवों से बनता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। इसमें कार्बन होगा, इसमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है, इनको ज्यादातर जो खनिज अम्ल होते हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अब इसमें 3 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक H2SO4, HCl और HNO3। ठीक है ना, आपसे पूछे कि बैटरी में किस किसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, बैटरी में इसका यूज होता है ना, बैटरी में इसका यूज होगा। ठीक है, शीशा संचायक सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अम्ली वर्षा में ये होंगे, अम्ली वर्षा में अपने पाचन तंत्र में ये होता है। ठीक है, HNO3 विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है, तो ये देखिए अम्ल हो गए। अब देखिए एक प्रश्न आता है, अम्ली वर्षा, अम्ली वर्षा, जब वर्षा के साथ अम्ल भी आए तो इसे हम अम्ली वर्षा कहते हैं। कौन कौन से अम्ल आते हैं, तो एक आएगा H2SO4, ये बना होता है सल्फर डाइऑक्साइड से, और एक आएगा HNO3, ये बना होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। हाँ, तो अम्ली वर्षा हम बस लिख देंगे कि जब वर्षा के साथ अम्ल जमीन पर आता है तो इसे हम अम्ली वर्षा कहते हैं। इसमें H2SO4 और HNO3 होता है। एक होता है अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज क्या है, ठीक है, कहेंगे HCl और HNO3, ये वाला 3 यहाँ लाइएगा, 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो उस मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। वह मिश्रण जिसमें HCl HNO3 को 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं उसे अम्लराज कहते हैं। इसका उपयोग जो है धातु संक्षारण को दूर करने में किया जाता है, धातु संक्षारण को दूर करने में किया जाता है। ठीक है,
विस्फोटक पदार्थ में, उर्वरक में इनका यूज होता है, हमारे पाचन में ये होता है, लैब में सारे के सारे रखे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये अम्ल जो है इसको खाया जा सकता है, बहुत ज्यादा मतलब सक्रिय नहीं होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, दूध में जो है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, तो ये सारे क्या आपके कार्बनिक अम्ल। अब देखिए अगर प्रबल क्षार, प्रबल क्षार में याद रखिएगा दो नाम, एक NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये लोग क्या है, प्रबल क्षार होते हैं, ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब देखिए अम्ल की, है ना, अम्ल के गुण, रासायनिक गुण आपसे पूछा जाता है कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, अच्छा बताइए अम्ल अगर धातु से क्रिया करे तब क्या बनाएगा? अम्ल अगर धातु से क्रिया करे तब, हाँ, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करे तब, धातु ऑक्साइड से क्रिया करे तब भी लवण, बस अब जल हो जाएगा, है ना। अगर कार्बनिक, कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया करे तब, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो। ठीक है, कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट है, इनसे क्रिया करेगा तो लवण बनेगी और H2O जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एकदम याद रखना है, चार विशेषताएं, रासायनिक गुण आपसे पूछेगा, भौतिक गुण में इसको लिख दीजिएगा, रासायनिक गुण में इन चारों को लिख दीजिएगा। और अगर यह क्षार से क्रिया करे तब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षार से अगर क्रिया करे तो यह लवण बनाएगा, इसके साथ साथ जल बनाएगा, जल H2O, है ना। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। आपसे प्रश्न करेगा कि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार को एक साथ क्रिया कराया जाए तो उससे नमक बनता है, साल्ट बनता है, इस घटना को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। जब अम्ल का क्षार से क्रिया होता है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्ल, अम्ल के चार गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सबका लिख लीजिएगा, है ना। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे सोडियम हमने ले लिया और इसको हमने HCl से रिएक्शन करा दिया, तो सोडियम क्या करेगा, इसको हटा देगा तो हो जाएगा H2, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे NaCl। कोई ऐसे रिएक्शन आप बना के लिख देंगे। धातु ऑक्साइड लेंगे तो Na2O ले लीजिएगा। ठीक है, अब मेन मैं ये लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ, H2SO4 प्लस HCl, सॉरी NaOH। ठीक, ये सोडियम यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो पक्का बनेगा Na2SO4, है ना, प्लस H2O। देखिए आपको याद रखना है, ये 100% आना चाहिए, ये आपके पेपर में आ रहा है एकदम। उदासीनीकरण अपक्रिया या अम्ल के गुण में आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चले। अब देखिए कुछ लवण है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ लवण है जो आपको पता होना चाहिए, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लवण हमें पता होनी चाहिए। ठीक, कुछ पदार्थ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बात मत करिए। देखिए एक धावन सोडा है, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, है ना, फिर ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग, विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका देखिए, इनका जो है बनाने की विधि सबको पता होना चाहिए, रासायनिक नाम और रासायनिक अणुसूत्र। ठीक, तो धावन सोडा, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा है, क्या कहेंगे, Na2CO3
देखिए CO3 क्योंकि धोने वाला है तो पक्का इसमें पानी रहेगा, H2O है ना। खाने वाला सोडा है तो इसमें पानी नहीं रहेगा, है ना। तो इसको कहेंगे NaSCO3, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं COCl2, और इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4। हेमी का मतलब आधा, H2, हेमीहाइड्रेट H2O है। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। यहाँ 10 होता है, 10 डेकाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है, ठीक। आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, है ना। और इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिख लेंगे ना। और इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इतने से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए बनाने की विधि में, है ना, अगर हम बात करें खाने वाले सोडे की, ठीक है, बनाने की विधि में अगर हम बात करें खाने वाले सोडे की, देखिए एक खाने वाला सोडा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका ये फार्मूला NaSCO3 वहां लिख दिए हैं, ठीक। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। बस इतना याद रखना, सोडियम कार्बोनेट में जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम हिंदी में लिख दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना, प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डालने पे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला आप लिख दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट जानते ही है Na2CO3, है ना। इसी को हम नाम दे रहे हैं धावन सोडा, समझ रहे हैं ना। इतना आप लिख देंगे, खाने वाला सोडा लिखे, समझ रहे हैं ना, ठीक। अब देखिए धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है इसमें। इसका फार्मूला देखिए यहाँ पे है, ये फार्मूला है इसका, ठीक। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसको जब पानी में घोल देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। ये आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, ये जिप्सम है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो इसका पानी का अणु उड़ जाता है और इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक। और एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो बूझे चूने में, है ना, बूझे चूने में जब क्लोरीन गैस डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो आपको याद क्या रखना है, ध्यान दीजिए, याद है रखना है धावन सोडा, है ना, बात मत करिए। तो जब कभी हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, के जली विलयन में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तब जाके धावन सोडा बनेगा, खाने वाला सोडा। जब अब खाने वाला सोडा बनाना है, ठीक है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया है ना, इसको यहां रखेंगे Na सोडियम कार्बोनेट हो गया, और इसको जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो खाने वाला मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, बात ना करो यार। और यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, है ना। इसको जब आप गर्म करेंगे, है ना, जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा Na2, और जब इसको आप पानी में घोल देंगे तो बन जाएगा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए विरंजक चूर्ण बनाना है तो चूने के पानी में CaOH के ट्वाइस में, चूना का पानी है, ये चूना है, इसमें क्लोरीन गैस डाल दीजिए, बस ये बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूला से देखिए बना दीजिए, हाई हटा देंगे जिप्सम हो जाएगा, CaSO4, है ना, 2H2O, ये जिप्सम है। बस इसको गर्म कर दीजिए, बन गया आपका, है ना। एकदम सिंपल है, इसको माइंड में आप रखेंगे, इसका रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र और इसका, ठीक है। अब धावन सोडा का उपयोग कहाँ होता है, कपड़े को धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में, है ना। और खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। इसके बाद ब्रेड में, कागज इंडस्ट्री में, है ना। देखिए कपड़ा इंडस्ट्री में, कपड़ा करें लेदर,
चमड़े इंडस्ट्री में, इन दोनों का यूज होगा। अब इसके बाद जो है खाने वाले सोडे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में, जो दमकल होता है, आग बुझाने वाली जो मशीन होती है, वहां पर खाने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है रंग उड़ाने में किया जाता है, कपड़ों के दाग धब्बों को उड़ाने में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉडल बनाने में, किसी मूर्ति का अगर मॉडल बनाना है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। और उसके साथ साथ जो है अगर शल्य चिकित्सा में जो हाथ टूट जाता है तो उसके जो है प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप बार बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक हो गया, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है ना, धातु अधातु है। धातु अधातु, धातु क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। ठीक, एक होता है धात्विक चमक, है ना, धातुएं चमकदार होती हैं, उनके उसी चमक को धात्विक चमक कहते हैं। एक है धात्विक ध्वनि, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक, फिर क्या है? आघात वर्धनीयता, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पीटने पर चादर, चादर के रूप में बदल जाना, आघात वर्धनीयता है। ठीक है, तन्यता, है ना, तार के रूप में बदल जाना, तन्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या? भंगुरता, पीटने पर, हथौड़े से मारने पर चटक जाना, एकदम चूर चूर हो जाना, तन्यता है। ठीक है, बस सॉरी, भंगुरता है। ठीक, इसके बाद इनके अंदर चालकता का गुण होगा। ठीक है, और अगर अवस्था की बात कर लेंगे फिर, है ना, किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो इतने हैं, देखिए आपको याद रखना है। देखिए, धातुओं में एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जितने धातुएं होती है चमकदार, अधातुएं चमकदार नहीं होती है, इसका अपवाद क्या? हीरा है। धातु एक ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, तो इनके अंदर जो टन टन की आवाज आती है उसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, इनके अंदर नहीं होती है। इनको अगर पीटेंगे तो हथौड़े से पीटने पर चादर के फॉर्म में बन जाते हैं, इसे आघातवर्धनता कहते हैं, इनके अंदर होता है, इनके अंदर नहीं होता है। तन्यता, पीटने पर अगर तार बन जा रहे हैं तो इस गुण को तन्यता कहते हैं, है ना, एक गुण को तन्यता कहते हैं, इनके अंदर तन्यता का गुण होता है, इनके अंदर नहीं होता है। भंगुरता, पीटने पर एकदम चूर चूर हो जाना, भंगुरता है। धातुओं में यह गुण नहीं होता, यह केवल यही गुण जो है कहाँ होता है? अधातु में होता है। चालकता, ये धातु क्या होती है? सुचालक होती हैं, है ना, ये उष्मा और धारा दोनों की चालक होती हैं, जबकि ये क्या होती है? सामान्यतः अचालक होती हैं। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है वो क्या होगी? चालक होगी। अवस्था की बात करेंगे तो यह ठोस अवस्था में होगा, और यह, ठीक है, यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है। यह सीएलजी बोल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए पारा अपवाद है, पारा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि कौन सी कोई धातु बताइए और अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में। देखिए अगर पूछे कि धातु जो द्रव अवस्था में है तो आप कहिएगा पारा, पारा का फार्मूला होता है Hg। कहे कि कोई अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में है तो आप कहेंगे ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन होता है Br। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि ये दोनों क्या है? द्रव अवस्था में है। ठीक, समझ पाए, है ना। अब देखिए, अब धातु जमीन के अंदर से जिस, देखिए, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं, आगे चलते हैं।
अच्छा देखिए ये टॉपिक, देखिए पीएच मान है ना, पीएच मान से क्वेश्चन आएगा। 1909 में सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक पीएच का खोज किया था। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, जो पीएच मान होता है, ठीक है, वह 0 से लेके 14 के बीच में होता है। याद रखना है 0 से 14 के बीच में होता है, आपको बताए हैं, है ना। तो 0 से 14 के बीच में पीएच मान होगा। ठीक है, 0 से 14 के बीच में पीएच मान होगा, तो आपको याद रखना है 0, 7 और 14। देखिए जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्षार होगा। ठीक है ना, जब कभी पीएच मान 7 हो तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज्यादा है तो क्षार। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, पीएच मान को रखकर एक स्केल बनाया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, देखिए पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। इसका मान 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, अगर 7 है तो उदासीन, 7 से कम है अम्ल, 7 से ज्यादा है तो आपका हो जाएगा क्षार। इसको आप याद कर सकते हैं औछा से, है ना, मतलब 7 है तो उदासीन इधर, अगर उससे पहले है तो अम्ल है, उससे ज्यादा है तो क्षार हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, तो हर जगह उपयोग है, पौधे और जंतु, मतलब कभी भी आप बैलेंस करके लिखिएगा कि जो पीएच मान होना चाहिए ना तो 7 से बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना 7 से ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे दांत के लिए क्या पीएच मान है, कहेगा कि दांत के लिए पीएच मान जो है लगभग 7 के आसपास रहना चाहिए, अगर इससे ज्यादा कम या ज्यादा हो जाता तो हम टूथपेस्ट का प्रयोग करके पीएच मान को बैलेंस करते हैं, जिससे हमारे दांत सड़ते नहीं है। कोई भी, है ना, देखिए मिट्टी का पीएच मान, पाचन तंत्र का पीएच मान और पीएच परिवर्तन, दंत क्षय, अगर 5.5 से कम पीएच मान होगा तो हमारा जो दांत है वो सड़ने लगता है। अब 5.5 से कम ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो है टूथपेस्ट का या दातुन का यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए देखिए इन दोनों पॉइंट की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए, देखिए एक टॉपिक है सांद्रण, है ना, बात ना करिए। देखिए देखिए एक टॉपिक होता है धातु निष्कर्षण, तो उससे पहले जान जाइए खनिज। धातु पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के गर्भ में जिस रूप में पाई जाती है उसके उसी रूप को हम खनिज कहते हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर जिस रूप में धातु पाई जाती है उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, अब खनिज से अयस्क बनाया जाता है। ठीक है, खनिज से अयस्क बनेगा। कहेंगे किसी भी धातु का शुद्धिकरण करने पे, निष्कर्षण करने पे कम दाम पर अधिक मात्रा में जो धातु प्राप्त होती है, उस धातु का, उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। अयस्क का परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। धातु जिस अवस्था में जमीन के अंदर पाई जाएगी उसे क्या बोला जाएगा, खनिज। अगर हम कोई खनिज ले लें और उससे किसी धातु का निष्कर्षण करें कम खर्च पर जो धातु हमें प्राप्त होती है, उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी के अंदर जिस भी फॉर्म में मिला वो खनिज है, फिर उसको साफ अप करके जो भी हम बनाए, इसको अब नाम क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। ठीक,
तो अयस्क है ना, कम खर्च पर अधिक मात्रा में, ठीक है, जो धातु प्राप्त होगी उसी धातु का, उस खनिज को हम अयस्क कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट, इससे देखिए कॉपर प्राप्त होता है, तो ये कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। ठीक, कॉपर पायराइट। ऐसे आप कहेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट से क्या बनता है, लोहा, तो ये लोहे का अयस्क है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम। ठीक, ये आपको याद रखना है। देखिए हर खनिज एक अयस्क होता है, लेकिन अयस्क खनिज नहीं होता है। कोई भी अगर खनिज है ना, तो 100% क्या अयस्क है, लेकिन अयस्क जो है खनिज नहीं होता है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर खनिज का हमें निष्कर्षण करना है, खनिज का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब शुद्ध, ठीक है, खनिज से शुद्ध धातु करने की क्रिया को, समस्त क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब इसमें होता है सांद्रण, है ना, सांद्रण होता है। ठीक, सांद्रण होता है। ठीक है, पहले तो अयस्क का पीसना होता है, फिर सांद्रण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप कहेंगे तो इसके बाद क्या होता है, सांद्रण हो गया, सांद्रण के बाद जो है निस्तापन हो गया। ठीक, निस्तापन के बाद भर्जन होता है। ठीक है, निस्तापन भर्जन, फिर ठीक, फिर इसके बाद होता है क्या कहते हैं उसको, बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण। ठीक है, बाद में धातु का निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण में 100% शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ऐसे तमाम प्रक्रियाएं हैं। आपको मेन सांद्रण पढ़ना है, तो अयस्क का सांद्रण क्या है, अयस्क में जो ना नॉर्मल अशुद्धियां हैं, गैंग और मैट्रिक्स, उसको अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। देखिए अयस्क का सांद्रण, अशुद्धियों को दूर करना जो आसानी से दूर हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं सांद्रण, है ना। तो सांद्रण क्या है, ठीक है, गलनीय अशुद्धि को दूर करना, ऐसे बोल लीजिए, गैंग को याद कर लीजिए शब्द, गैंग या अधात्री को अलग करना क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। अब सांद्रण जो है, धातुएं चूंकि 3 तरह की होगी, तो सांद्रण भी 3 तरह का हो जाएगा। एक का कम सक्रिय धातु, एक होगा मध्यम सक्रिय धातु, और एक होगा उच्च सक्रिय धातु, है ना, उच्च सक्रिय धातु, मध्यम सक्रिय धातु। अब देखिए अगर हम उच्च की बात करें, ठीक है, मध्यम कम सक्रिय धातु की बात करें, तो सीनेबार इसका एग्जाम्पल, आपको ये याद करना पड़ेगा, सीनेबार, है ना, सीनेबार उदाहरण है, HGS इसका फार्मूला होता है, HGS। ये क्या है, पारा, मरकरी का एक अयस्क है। आपसे प्रश्न करेगा सीनेबार किसका अयस्क है, सीनेबार मरकरी का अयस्क है ना। तो सीनेबार से ना, सीनेबार से हमें क्या प्राप्त होगा, मरकरी। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, इसको हल्का सा गर्म कर देंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, गर्म करने पे दूर हो जाता, बस यही क्या है आपका। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि सीनेबार से हम कैसे जो है निष्कर्षण करते हैं। तो सीनेबार से निष्कर्षण करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, बस सीनेबार को गर्म कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अगर मध्यम सक्रिय धातु है तब, मध्यम, अगर मध्यम सक्रिय धातु है तो मध्यम में सक्रिय धातु सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मध्यम वाले जो होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं। इसमें आएंगे सल्फाइड और कार्बोनेट, जिसमें पाए जाते हैं वो सारे खनिज आते हैं इसमें, है ना। तो इसके लिए हम मतलब क्या करते हैं, जिंक के निष्कर्षण के समय रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, देखिए हम भर्जन करेंगे, भर्जन आपको बता दे रहे हैं, निस्तापन, निस्तापन, ठीक है, फिर क्या है, अपचयन। ये देखिए जिंक का अगर आपसे पूछे
कि कैसे हम निष्कर्षण करते हैं, तो एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, भर्जन, निस्तापन और अपचयन, ये तीन है ना। भर्जन क्या है, अयस्क को, है ना, अयस्क को वायु के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करना। भर्जन माने होता है भूजना, है ना। अब भूजने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन रहेगा, हवा रहेगा, तो जब किसी भी अयस्क को वायु के उपस्थिति में भूजते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अगर वायु नहीं है वहां पे, तो उसको क्या कहेंगे, निस्तापन। बस इतना अंतर है। देखिए, भर्जन क्या है, वायु के उपस्थिति में गर्म करना। निस्तापन क्या है, वायु के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करना, है ना। और अपचयन कराने के लिए क्या करेंगे, अपचयन के लिए, ठीक है, धातु में ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म करना। अब इसमें क्या करेंगे, जो अयस्क होगा, जब कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा तो उसका अपचयन होगा। समझ में आ रहा है। कम सक्रिय धातु का एक निष्कर्षण है, तो कम सक्रिय धातु में क्या है, सिनेबार है। सिनेबार को नॉर्मली आपसे प्रश्न करेगा, सिनेबार का निष्कर्षण कैसे होता है, तो कहेंगे सिनेबार पारा का एक क्या है, पारा का एक अयस्क है। इसका निष्कर्षण करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमें मरकरी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन अगर आपको याद है तो वो जरूर लिखिए, ठीक। फिर क्या है, मध्यम सक्रिय में कौन कौन आते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट आते हैं। यहाँ जिंक के अयस्क का जो है एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक। अब देखिए, अगर जिंक का या मध्यम सक्रिय धातु का अगर निष्कर्षण करना है, तो तीन चीजें आप याद रखिएगा, भर्जन, निस्तापन और अपचयन। भर्जन में क्या करेंगे, भूजना है, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करने पर अशुद्धियां दूर हो रही है, तो इसे कहते हैं भर्जन। निस्तापन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन है नहीं, उसके अनुपस्थिति में कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं निस्तापन। और लास्ट है कार्बन के साथ गर्म करना, अपचयन है। समझ पाए, ये तीन हो गए। और उच्च सक्रिय क्या है, उच्च सक्रिय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके लिए अगर सक्रिय आपसे कहे, तो इसके लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। सांद्रण करने की तीन विधियां हैं। एक कम सक्रिय अगर है तो नॉर्मली सीधे गर्म कर दीजिए, मध्यम सक्रिय है, ठीक, तो सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, जैसे जिंक का जो है एग्जाम्पल ले लीजिएगा। अब भर्जन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में पहले गर्म करते हैं। निस्तापन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अपचयन, कार्बन मिलाकर गर्म करते हैं। समझ पाए। अब अगर ज्यादा सक्रिय हैं तो उनको क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी का प्रयोग करेंगे। अब विद्युत अपघटनी में क्या होता है, एक ऐसे टैंक होता है जिसमें जो है दो रॉड लगे होते हैं, दो रॉड लगा दिए जाएंगे, ठीक है, धातुओं के अयस्क के ऐसे रॉड लगा देते हैं। अब इसमें एक बन जाता है जिसमें हम प्लस जोड़ेंगे, वो बन जाएगा एनोड, ठीक है, और दूसरा वाला आप बना दीजिएगा कैथोड। एक और इसमें जोड़ दीजिएगा ऐसे, और इसमें भी वायर जोड़कर इसमें माइनस जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कैथोड, ठीक है। और इसमें कॉपर सल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी तरह से जो है कॉपर सल्फेट विलयन होता है ना। इसमें अम्ल या क्षार की दो चार बूंदे डाल के जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जितने भी, है ना, तो आप कहिएगा कि जितने भी धातुएं होती हैं, शुद्ध धातुएं, अशुद्धियां जो होती हैं वह गल कर नीचे बैठ जाती हैं, और शुद्ध धातुएं हमें एनोड पर प्राप्त होती हैं। बस इतना है। ये आ सकता है आपके पेपर में, विद्युत अपघटनी विधि, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें भरा रहता है क्या, जो कॉपर सल्फेट के विलयन से भरा होता है, उसमें अम्ल क्षार की दो चार बूंदे डालकर उसमें दो रॉड लगे होते हैं, है ना। एक को जो है तार से जोड़कर एनोड बनाया जाता है, दूसरे को जोड़कर कैथोड बनाया जाता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्राप्त भेजते हैं तो हमें क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अशुद्धियां जो है नीचे तलहटी में बैठ जाती है। बोल लेंगे, ठीक है, नहीं बोल पाएंगे, अरे आ रहा है कि नहीं है, अरे बोलेंगे कुछ, ठीक। आगे चलिए, अब देखिए, अब इसके बाद है कार्बन, ठीक।
अब आपसे प्रश्न करता है कि कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक क्यों कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक है। पहला कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन 12 है, इसकी संयोजकता 4 होती है। देखिए इतने ज्यादा यौगिक क्यों है ना। यौगिक का कारण क्या है? सबसे पहली बात क्या है? चतुस्संयोजकता। देखिए इसकी संयोजकता 4 होती है, जिसकी संयोजकता 4 होगी वो ज्यादा यौगिक बनाते हैं। फिर क्या है? सहसंयोजी बंध, यह ना सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। जो भी सहसंयोजी बंध बनाएगा उसके यौगिक ज्यादा होंगे, ठीक है। कैटेनेशन, कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग पावर, है ना। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कैटेनेशन ही लिख दे रहे हैं, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? खुद से खुद कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है, कार्बन कार्बन से जुड़ने की क्षमता रखता है, इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन। फिर क्या होता है? देखिए चतुस्संयोजी, इसके 4 संयोजकता होते हैं। फिर कहेंगे सहसंयोजी, यह जो है इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनाता है बॉन्ड। कैटेनेशन क्या है? कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है। इसके बाद क्या है? ये ब्रांचेज, शाखा बनाती है, इनके अंदर शाखा बनाने का गुण होता है। इन चारों के वजह से क्या होता है? दुनिया में कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक है, 10 लाख से भी ज्यादा इसके यौगिक पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए एक होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी यौगिक, और एक होता है, ठीक है, एक सहसंयोजी यौगिक और एक होता है आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक। देखिए सहसंयोजी बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बने तो सहसंयोजी, जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, जब एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे देता है उससे बनता है तो आयनिक बंध बनता है, या वैद्युत बंध कहते हैं, और इसको वैद्युत यौगिक कहते हैं। ये ना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक और गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों कम होते हैं, तुरंत टूट जाएगा, काहे कि साझेदारी का है, यहाँ देने और लेने से बना है, इसीलिए क्या होता है? ये अधिक होता है, जल्दी टूटेगा नहीं, है ना। कम ऊर्जा देने पर ही यह टूट जाता है ना, कम ऊर्जा पर ही टूटेगा, या अधिक ऊर्जा देंगे तब जाके टूटता है ना। ये ज्यादा अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो आपसे आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर पूछा जाएगा, ठीक। अब देखा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक 2 तरह के होंगे मुख्य रूप से, एक संतृप्त और एक होगा असंतृप्त, या इसको कहिए हाइड्रोकार्बन। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। देखिए आपसे प्रश्न करेगा हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। संतृप्त क्या होगा, है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन की सभी संयोजकताओं के बीच अगर एकल बंध है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त, ठीक। अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त, इसका दूसरा नाम है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, है ना। एल्केन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एल्केन, 2-2 की साझेदारी हो तो एल्कीन, 3-3 की साझेदारी हो तो एल्काइन, ठीक है। इसका सूत्र याद करना होगा आपको, CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र है, एक तो 2 कम कर दीजिए, इसका बन जाएगा CnH2n, इसमें से 2 और कम कर दीजिए, CnH2n-2, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र है, इसका है, इसका है। इसका जो पहला सदस्य है उसे हम मेथेन कहते हैं, CH4 मेथेन है ना। इसमें हमेशा एन लगा के नाम लिखा जाता है, और इसके बाद यहाँ पे पहला सदस्य C2H6 और इसका पहला सदस्य C2H4, यहाँ पे हो जाएगा C2H2, है ना, एसिटिलीन, एथेन, ठीक है। ये है, देखिए ये आपके हो गए
आपसे पूछे कि हमारे शरीर के लिए कौन सा आवश्यक है, संतृप्त की असंतृप्त, तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारे शरीर के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छे होते हैं, संतृप्त नहीं होते हैं। संतृप्त से क्या होता है, कैंसर वंसर की शिकायत रहती है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक, अब कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, देखिए कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इसी को कार्बन के अपरूप कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, फिर है हीरा, फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन, है ना। ये 3 ठो क्या है, कार्बन के अपरूप कहे जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, हीरा में जो है 109 अंश का कोण बनता है कार्बन कार्बन के बीच, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, देखिए एथिल एल्कोहल के बारे में। एथिल एल्कोहल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथिल एल्कोहल, देखिए एथिल एल्कोहल C2H5OH है ना, एथिल एल्कोहल C2H5OH है इसका, है ना। इसको कहेंगे एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग जो है शराब के रूप में, है ना, मादक पदार्थ के रूप में इसका पहला ही उपयोग है, मादक पदार्थ, ठीक है। देखिए डीजल का बायोडीजल के रूप में किया जाता है ना, डीजल में ईंधन के रूप में आप बोल सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसकी देखिए गुण आपको याद करना पड़ेगा। जब कभी एथेनॉल को, है ना, सोडियम से क्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं इसको, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको जब गर्म करते हैं तो ए बन जाता है आपका, ठीक है, ए बन जाएगा आपका C2H2। इसको कहते हैं एथेनॉल का निर्जलीकरण। ये आपसे पूछा जाएगा, एथेनॉल का निर्जलीकरण, है ना। एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या है, तो जब कभी एथेनॉल को, मत बोलिए, जब कभी एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर, ठीक है, आप गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो मिलेगा आपको C2H2, है ना, मिलेगा H4, और इसके साथ साथ मिलेगा जल। जानते हैं इसी क्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण। आपसे प्रश्न करेगा एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या है ना। तो एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर जब हम गर्म करते हैं तो C2H4 प्राप्त होता है, इसको कहते हैं एथीन, है ना, एथीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसी क्रिया को कहते हैं हम क्या, निर्जलीकरण। एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया, एस्टिक अम्ल के साथ अगर इसका क्रिया कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसको एस्टिक अम्ल का सूत्र है एथेनॉल है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो दोनों में काम देगा आपको, है ना। इस वाले में भी एस्टिक अम्ल को एथेनॉल के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट बनता है। कम से कम आप हिंदी वाला जरूर याद रखिएगा, एस्टिक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है, इतना आप जरूर लिख दीजिएगा, भले से रिएक्शन ना लिख पाए, है ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। एस्टिक अम्ल को एथेनॉल से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनता है। एथेनॉल को, ठीक है, जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल के गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, C2H4 प्राप्त होता है, एथीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसी क्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण। आपसे निर्जलीकरण पूछेगा, इसके बाद एस्टिक अम्ल से क्रिया पूछेगा, ये दो ठो इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो है देखिए वही है, स्प्रिट बनाने में, है ना, पेंट सल्फर आयोडीन जितने भी है विलायक के रूप में होता है, सार्व विलायक के रूप में काम करता है। इसके बाद मादक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है ना। 4 ठो उपयोग याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा है एस्टिक अम्ल, है ना। तो एस्टिक अम्ल का देखिए फार्मूला बस याद कर लीजिए कि एस्टिक अम्ल का क्या होता है, C2, है ना,
सॉरी CH3COOH एस्टिक अम्ल का ये फार्मूला है, ठीक है। और इसमें आप याद कर लीजिएगा बस ए वाला, ये देखिए वही है, यही बस ये इंपॉर्टेंट है आपको। जब कभी एस्टिक अम्ल को मेथेनॉल से क्रिया कराते हैं तो मेथिल बनता है, इस क्रिया को कहते हैं एस्टिकरण, ठीक है। ठीक है, ए हो गया। एस्टिक अम्ल का जब क्रिया कराएंगे तो ए है एथिल एसीटेट, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि साबुन से सफाई, है ना, साबुन क्या है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। देखिए तो देखिए अगर आपसे पूछे कि साबुन क्या है, तो आप बस ये शब्द याद रखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अगर उसमें सोडियम से जुड़ा है तो उसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं नहाने वाला साबुन, और अगर पोटेशियम से जुड़ा है तो उसको कहते हैं धोने वाला साबुन। साबुन से कपड़े को साफ करना क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। सॉरी, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। आपसे अगर कभी प्रश्न आ जाए कि साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण कहेंगे साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है मिसेल क्या है, मिसेल, है ना, जब कपड़े को धोने के लिए साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो साबुन को जब पानी में मिला दिया जाए जल में तो एक मिश्रण तैयार होता है, इसी मिश्रण का नाम क्या है, मिसेल, ठीक है। ये देखिए मिश्रण में दो भाग होते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिए कि मिश्रण में हमेशा दो भाग होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे आप दिखाइएगा कि मिश्रण में हमेशा दो भाग होंगे, एक सोडियम वाला, ठीक है, एक सोडियम वाला पार्ट होगा, ठीक, ऐसे आप बना देंगे चारों तरफ, ठीक है। तो एक सोडियम वाला पार्ट है, ठीक, हमेशा साबुन को जब कभी पानी में घोलेंगे तो उस दो भागों में टूट जाता है, एक धनायन एक ऋणायन, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जब पानी में हम घोलते हैं जल में घोलने पर तो एक धन भाग होता है, एक ऋण भाग होता है, ऋण भाग। देखा ये जो धन भाग है वो सोडियम आयन है, और जो ऋण भाग है, शेष भाग जो है वो आपका ऋण भाग होता है, ठीक। तो जब कभी हम पानी में घोलते हैं तो आपको देखिए ऐसे फिगर बना के जब कभी मिसेल से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे बता देंगे, है ना। सोडियम क्या होता है, किनारे किनारे हो जाता है, अपने आप को धनायन क्या करता है, चारों तरफ व्यवस्थित कर लेता है, और जो गंदगी होती है उसको बीच में सब लाते हैं, है ना। जो ऋण भाग होता है वो गंदगी को अपने में मिला लेता है ना, और जो धन भाग होता है वो पानी को अपने में घोल लेता है, और जैसे हम पानी फेंकते हैं तो वह पानी के साथ निकल जाता है। देखा यहाँ का है साबुन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण साबुन कहलाएंगे। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। हम कैसे साफ करते हैं, तो साफ करने के लिए आप कहेंगे कि साबुन को जब पानी में घोला जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल के दो भाग होते हैं, एक धनात्मक भाग एक ऋणात्मक भाग, यहाँ ऋणात्मक भाग हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, साबुन का नॉर्मली सूत्र हो जाएगा RCOON, ये होता है नॉर्मल सूत्र। तो ये बीच में आ जाएगा RCOO और चारों तरफ सोडियम प्लस हो जाएगा। अब जैसे हम मतलब इसमें कपड़ा डालते हैं तो कपड़े की गंदगी यहाँ आ जाती है और ये चारों तरफ से घेर लेता है और पानी के साथ क्या होता है, बह जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वच्छीकरण, है ना, साबुन से कपड़ा धोना कहते हैं, ठीक। बोल लेंगे मिसेल आ सकता है आपके पेपर में कि मिसेल क्या है। जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो वह दो भागों में बंट जाता है, एक धन भाग एक ऋण भाग। ऋण भाग बीच में हो जाएगा, उसके चारों तरफ धन भाग हो जाते हैं। अगर याद रहेगा तो कहेगा सोडियम, ऐसे ही फिगर बना दिया। कुछ ना याद रही तो ऐसे ही कई ऐसे धीरे धीरे बना दिया। कुछ है ना, तेल का बूंद यहाँ आ जाए, चारों तरफ होगा, जैसे पानी डालेंगे निकल जाएगा, ठीक, कर लेंगे, ठीक। अब केमिस्ट्री लगभग देखिए आपका हो गया। अब हम बात करते हैं बायो की।
है ना। तो बायो की बात करते हैं। बायो भी करें ना, ठीक। देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, अगर आपसे पूछे, देखिए हल्का हल्का बात करते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोषण, है ना। भोजन को ग्रहण करना, कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना, फिर है ना व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना पोषण है। पोषण कि अगर हम बात करें कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण, विषम पोषण कहते हैं, विषम पोषण, ठीक। अब स्वपोषण क्या होता है ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और उनके अंदर पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके, है ना, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, C6H12O6। अगर आप यहाँ ग्लूकोज लिख दीजिएगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक। अब वैसे अगर पूरा लिखेंगे बैलेंस, तो यहाँ 12, यहाँ 6, तब यहाँ आप करेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, और फिर बन जाता है पानी भी बन जाएगा इसमें। आपसे पूछे कि देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करें, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, पेड़ पौधे ये बनाते हैं। इसके बाद विषम पोषी में अगर बात करेंगे, तो विषम पोषी में क्या क्या होते हैं, एक प्राणी समभोजी होते हैं, प्राणी समभोजी, एक होते हैं परजीवी, और एक होते हैं मृतोपजीवी, है ना, मृतोपजीवी। देखिए प्राणी समभोजी जो भोजन को कण के रूप में लेते हैं, है ना, उसे हम प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, प्राणी समभोजी, जो भोजन को कण के रूप में ले उसे प्राणी समभोजी, ठीक। परजीवी क्या है, जो शरीर के अंदर या बाहर हो, मतलब जीवित जीवों के ऊपर होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। अमर बेल इसका एग्जाम्पल है, अमर बेल, कैस्कुटा। इसके बाद क्या है, फीता कृमि, है ना, सुअर के मांस में पाई जाती है फीता कृमि, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है परजीवी का। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मृत जीवों पर निर्भर हो, मृत जीवों पर निर्भर हो, उसे कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक। अब देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में सबसे पहले होता है मुख, फिर मुख, है ना। देखिए बस बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए मुख होगा, इसके बाद क्या होगा, स्टोमक हो गया, पेट, देखिए देखिए तो सबसे पहला क्या है, मुख, है ना, मुख गुहा। कहेंगे कि जैसे हम भोजन को मुख में रखते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवा ग्लैंड होती है, इसमें क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 3 जोड़े यानी 6 होती है ना। अब ई क्या करती है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो होती है लार निकालती है ना। और इस लार में क्या होता है, म्यूकस होगा, और इसके बाद क्या होता है, टाइलिन होता है,
टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, तो मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, भोजन जो है दांत चबाएगा, जीभ जो है ये करेगा, और इस तरह से भोजन अब चलेगा। तो इसको हम कहते हैं ग्रास नली। पहला मुख था, दूसरा है ग्रास नली, है ना। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, भोजन सड़क के यहाँ चला आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, भोजन यहाँ आएगा, तो इसको कहते हैं अमाशय, है ना। अमाशय में एक ग्रंथि होती है, अमाशय में एक ग्रंथि होगी जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जठर जठरा क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि, हिंदी में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जठर रस निकलेगा। जठर रस में HCl होता है ना, पेप्सिन होता है, पेप्सिन, और इसके बाद रेनिन होता है ना। HCl भोजन को अम्लीय बना देता है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पचाएगा, ये दूध वाले प्रोटीन को पचाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप बना के लिख दीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन, देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब भोजन आगे गया तो यहाँ पे देखिए क्या है, लीवर है, ये लीवर। लीवर लगभग 1.5 किलो का होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये लीवर है, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है ना। अब ये क्या करती है, दो काम इसका है, एक तो क्या है, एक यूरिया बनाती है, ठीक है, यूरिया बनाने का काम एक कर रही होती है, दूसरा काम एक कर रही होती है क्या कहते हैं उसको, यहाँ जो रखा जाता है पित्तरस, पित्तरस का निर्माण करती है, ठीक। पित्तरस को बनाएगा कौन, लीवर। यकृत रखा कहाँ जाता है, पित्ताशय में, इसको पित्ताशय में रखा जाएगा, है ना, पित्ताशय में रखा जाएगा, ठीक। तो यहां से पित्त निकलता है, और एक पैनक्रियाज है ना, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयिक रस। ये क्या है, अग्नाशय, ऐसे निकली अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक, ठीक है। अब देखिए यहां से पित्त रस निकलता है, यहां से अग्नाशय, दोनों छोटी आंत में आके मिल जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद अमाशय के बाद आप लिखेंगे यकृत के बारे में, और इसके बाद लिखेंगे अग्नाशय के बारे में, है ना। यकृत क्या करता है, यकृत निकालेगा पित्त रस, और अग्नाशय निकालेगा अग्नाशयिक रस। अब भोजन पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में, अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है, अंदर पाचन में सबसे बड़ा अंग है, ठीक, लंबा, लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनमें 3 चीज, सारी चीजें इसमें पच जाती हैं, सारी चीजें पच जाएंगी, ठीक। तो सारी चीजों में जैसे आपका क्या है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज, एमाइलेज पचाएगा कार्बोहाइड्रेट को। फिर ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ये पचाएगा प्रोटीन को। और इसके बाद क्या होता है, लाइपेज होता है, लाइपेज पचाएगा वसा को। पूरी तरह से भोजन क्या होता है, यहाँ पच जाता है, और फिर ये अवशोषण करने लगते हैं, ठीक है। तो अंतिम भाग में क्या होता है, अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है इसको जो है मिला दिया जाता है, किसमें, ब्लड में, ठीक। और फिर लास्ट में लिखिएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, जल और खनिज लवण का केवल अवशोषण होता है। इसके अंतिम भाग में वेस्ट पदार्थ को रख दिया जाता है, टाइम टू टाइम बाहर निकाला जाता है। ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। पहले में क्या है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ग्रास नली में कुछ नहीं पचेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे लीवर में क्या होगा, यकृत में, सॉरी, अमाशय में, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, 2.5 से 3 घंटे भोजन यहाँ रहेगा। फिर आगे चलेगा, लीवर क्या बनाता है, लीवर, यकृत क्या बनाएगा, पित्तरस, पित्तरस बनाएगा, रखेगा पित्ताशय में। अग्नाशय क्या निकालेगा, अग्नाशयिक रस। और एक भोजन कहाँ पचेगा, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में तीनों चीज पचा दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाम याद है तो लिखिएगा, अदरवाइज कर दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से पच जाता है। अब यहीं पे अवशोषण होने लगता है, मतलब इसको खाना को सोख कर जो है ब्लड में मिलाया जाता है। अब फिर भोजन पहुंच जाता है कहाँ पे, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में खनिज लवण जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं, बेकार पदार्थ यहाँ आके रख दिया जाता है। ये हो गया आपका पाचन, है ना। आगे
आगे देखिए मानव हृदय। मानव हृदय, मानव हृदय जो है बंद मुट्ठी की तरह होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें दो चार भाग होते हैं, है ना। इसमें चार भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को, नीचे वाले जो भाग है उसको निलय कहते हैं। देखिए पंप मशीन का काम करता है, ये पंप मशीन की तरह व्यवहार करता है, केवल एक पंपिंग मशीन है। ठीक, अब इसमें बना लीजिएगा कि इसमें क्या है, एक मानव हृदय है, ऐसे हम बना देंगे। यहां से ऐसे हम कोई लेके आए ऐसे, है ना। ठीक, इसको लाके यहाँ ऐसे जोड़ दीजिएगा, ये हो गया मानव हृदय। जानते हैं इसी लेयर को बस डबल कर दीजिएगा। पेरिकार्डिक लेयर इसे कही जाती है ना। डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें रखा होता है। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहेंगे, है ना। इधर वाला बायां, इधर वाला दायां। ठीक, तो ई हो जाए तो यार बायां, और इधर वाला क्या हो जाए, दायां अलिंद। ठीक, अब यहाँ एक वाल्व लगा होता है, ट्राइक स्पीड, यहाँ पे बाइक स्पीड। ठीक, अब देखिए नीचे वाले भाग को निलय कहेंगे, इधर वाले को बायां निलय और इधर वाले को कहेंगे दायां निलय। ठीक, यहां से देखिए एक ट्यूब होगा, यहां से मतलब क्या होता है, नली होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरोटा। एरोटा को क्या कहेंगे, एरोटा। इसका नाम बताइए कोई हिंदी में। अरे कौन सी धमनी है कि महाशिरा है, महाशिरा, महाशिरा। ठीक, ये देखिए महाशिरा है, एरोटा कहा जाता है। देखिए इसको कहेंगे महाशिरा और इसको कहेंगे महाधमनी, है ना। आपको याद रखना है, शिरा में शुद्ध रक्त है ना, और धमनी में अशुद्ध रक्त है ना। यही है ना, ये महाशिरा ही है ना। अरे महाशिरा ही है ना। ठीक, तो देखा इसे याद कैला, शुद्ध, धमनी अशुद्ध। ठीक, शुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, और इसमें धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है ना। तो अब देखिए यही है इसका स्ट्रक्चर। यहां से एक ठो और निकलेगी यहां से, है ना, ऐसे निकलेगा। इसको हम कहेंगे फुफ्फुस। ये सिरा है तो ये भी सिरा होगा। ठीक, एक तो यहां से आएगा, इसको कहेंगे फुफ्फुस, है ना। ये धमनी हो गई। फुफ्फुस का मतलब जो फेफड़े से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये फेफड़े से, इससे देखिए अशुद्ध रक्त आएगा। ठीक, यही मानव हृदय है, यही को आपको लिखना है। बंद मुट्ठी की तरह होता है, चार भाग होते हैं, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहते हैं। दो दो भागों में बटा होता है। ठीक है, अब देखिए बोल दीजिएगा कि इसके बाएं निलय से क्या होता है, महाशिरा जुड़ी होती है, और इसके दाएं अलिंद से महाधमनी जुड़ा होता है। बस इसी को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, दाएं निलय से, ये जो दायां निलय है, इससे जो है फेफड़े के बीच एक नली होती है जिसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। ऐसे फेफड़े और बाएं अलिंद के बीच एक नली होती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक, अब यहां से अशुद्ध रक्त अंदर आएगा, जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में शुद्ध हो जाता है, फिर यहाँ से इसमें आएगा, फिर यहाँ, फिर इससे जो है महाशिरा के माध्यम से शरीर के नीचे और शरीर के ऊपर वाले भाग में भेज दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद रक्त के बारे में आपको पता है कि रक्त हमारे शरीर में लगभग 4.5 से, है ना, 4.5 से 5 लीटर पाया जाता है।
ठीक। इसका रंग लाल होता है। लाल रंग कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। शरीर के भार का लगभग 7 से 8% भाग जो है ब्लड होता है। बोलिए मत। एक संयोजी ऊतक है, ये बात याद रखिएगा। ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अब देखिए, इसको हम बांट देते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक होता है कणिका और एक होता है प्लाज्मा। जो अपने शरीर में ब्लड में पानी वाला भाग है, द्रव वाला, उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% होता है। और जो कण वाला भाग है उसे कणिका कहते हैं। जो ठोस भाग है उसे हम कणिका कहेंगे। ठीक है ना। अब ये जो कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। आरबीसी क्या होती है? लाल कणिकाएं होती हैं। देखिए, अस्थि मज्जा में सबका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, है ना, अस्थि मज्जा में। और बचपन में लीवर में यकृत इनका निर्माण करता है। मरती कहाँ है? प्लीन में, प्लीहा। ये प्लीहा में मर जाती हैं। 100 से 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है ये लगभग 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। ये लगभग 4 से 7 दिन तक ये जिंदा रहता है। ठीक, यही है। और ये सारे बनते कहाँ है? अस्थि मज्जा में। सारे मरेंगे कहाँ? ब्लड में। ये बने मरेगा प्लेहा में। ये 100 से 120 दिन, ये 3 से 5, 4 से 5, है ना। देखिए, इसका काम क्या है? रक्त को थक्का जमाना। प्लेटलेट का काम है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्टर। आर्मी है। और आरबीसी क्या? हमारे शरीर में व्यवस्था करता है, पानी, जल, जो भी एनर्जी चाहिए सब कुछ आरबीसी लाने का काम करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र हो ही गया। श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन तंत्र तो याद रखना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए श्वसन का अंग क्या होता है? फेफड़ा। मनुष्य के लिए श्वसन अंग होता है फेफड़ा, है ना। मछली गिल्स, गलफड़ा का प्रयोग करती हैं, गलफड़ा, है ना। मेढक मेढक जो है फेफड़े का भी यूज करते हैं और इसके साथ साथ जो है त्वचा का भी यूज करते हैं। ठीक है, मेढक। फिर इसके बाद जो है व्हेल मछली, अगर बात करें तो व्हेल मछली वो भी मछली नहीं है, वह जो है फेफड़े का यूज करेगी। ठीक, मेढक। फिर केचुआ, जमीन के अंदर जो कोई भी रहेगा केचुआ, है ना, वो यूज करेंगे त्वचा का। अब देखा, जितना भी इंसेक्ट वगैरह वगैरह हुआ, ठीक है, जो पतंगे उतंगे हैं वो होल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पतंगे क्या कहते हैं? तिलचट्टा जैसे ले लीजिए, मक्खी ले लीजिए, है ना, ट्रेचिया बोला जाता है। ठीक, ट्रेचिया या एक होल होता है। अब देखिए, एक होता है ना। अच्छा, श्वसन। श्वसन क्या है? भोजन को, देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, भोजन जो कोशिका में पहुंची है भोजन का उपयोग करना। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, है ना। श्वसन 2 तरह का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्सी श्वसन होता है। अनाक्सी, है ना। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है। इसमें कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं बनता है, जहरीला पदार्थ नहीं बनता है, इसमें जहरीला पदार्थ बन जाता है। ठीक, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक, इससे अधिक ऊर्जा निकलती है, अधिक ऊर्जा निकलती है ऑक्सी श्वसन में, इससे कम ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, है ना, जहरीला पदार्थ नहीं बनेगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यहाँ कम ऊर्जा निकलती है। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे कहेगा खिलाड़ी को क्यों मोच आ जाता है, खिलाड़ी को पैर में दर्द क्यों होने लगता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहां अनाक्सी श्वसन होगा तो पैर में दर्द होने लगता है। ठीक है। अब श्वसन तंत्र में अगर हम बात करेंगे, श्वसन तंत्र में तो देखिए, ये श्वसन तंत्र हो गया।
ए फेफड़ा है, ठीक है। ऐसे बना लेंगे। देखिए ये नसिका हो गया, ये नसिका गुहा हो गया, ये कॉमन पाइप है, फूड पाइप है ना, ठीक है। ठीक है, इसको कहेंगे ग्रहणी। और ये है वॉयस बॉक्स, वॉयस बॉक्स को क्या कहेंगे, फेनिक्स। कंठ, ठीक है। ये ट्रेचिया है, श्वास नली, इसको श्वास नली। ये श्वसनिया, ठीक। देखिए इस तरह से क्या होता है, ये होता है ना। इसमें छोटे छोटे कूपिकाएं होती है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होता है, इन्हीं को हम कहते हैं फुफ्फुस, है ना। इसी से आके हृदय का जो है वो नली लगा हुआ है, तो ये फुफ्फुस है। तो अगर श्वसन तंत्र आपसे पूछे तो श्वसन तंत्र में ये फिगर याद रखिएगा, इसको बना के लिख दीजिएगा। नसिका, नसिका है ना, ये आपका ग्रहणी है। एक कंठ हो गया, ये श्वास नली हो गया, जो सेगमेंटेड खंडित पार्ट होता है। ये कंठ क्या करता है, ये वॉयस बॉक्स है, लैरिंक्स है। ये क्या करता है, खाने वाले नली को और सांस वाली नली को अलग करने का काम करता है, एक कंठ। इसके बाद एक नली हो जाती है श्वास नली, और ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिया कहते हैं। श्वसनिया जो जाके हृदय जुड़ी होती है फेफड़े से। फेफड़े दो पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं दायां फेफड़ा, इसको बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा छोटा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटे छोटे सिराएं बन जाती हैं, और इसमें भी छोटे छोटे कूपिकाएं पाई जाती हैं। इन कूपिकाओं को फुफ्फुस कहते हैं, ठीक। ये आपका श्वसन हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें किडनी, देखिए किडनी उत्सर्जन तंत्र। तो यहां से क्या होता है, दो नली ऐसे निकलती है ना, और ये आके मूत्र मार्ग में या मूत्राशय में जुड़ जाएगा, मूत्राशय। और फिर यूरेथ्रा है ना, इससे बाहर निकल जाता है। अब यहां से एक आने वाली नली है ब्लड, और एक नली जो है जाने वाली है। यहाँ दो नलियां जुड़ी होती है। एक किडनी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक। उत्सर्जन तंत्र हो गया, है ना। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की सबसे छोटी इकाई है। यह क्या करती है, यूरिया को और व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम कर रही होती है। शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जिन अंगों की सहायता से निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो इसमें मेन जो अंग है किडनी है, ठीक है। यही इसका फिगर है, ठीक। फिर अब देखिए हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क, है ना। तो मानव मस्तिष्क काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बन सकता है। ये देखिए मानव मस्तिष्क है ना। तो हमारे शरीर में समन्वय का काम करता है मानव मस्तिष्क। शांत रहिए। मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के अगर भाग की बात करें तो मानव मस्तिष्क के तीन भाग होंगे, एक अग्र भाग, एक मध्य भाग, और एक पश्च भाग। ना आराम से लिख लेंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो एक मतलब फिगर बना के, समझ रहा है ना, इस तरह से फिगर बना के आप आराम से ये लिख देंगे, है ना। ये पूरा अग्र भाग है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए वाला इलाका, ए, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया, बस यही मानव मस्तिष्क है। बना लेंगे, छोड़ के मत आइएगा। सुनिए, तो ये जो ए वाला भाग है ना, ये आपका अग्र भाग है, ठीक। तो देखिए, तो इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसका मेन जो भाग है वो सेरिबेरम, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, प्रमस्तिष्क है। ए शांत रहिए। फिर इसके बाद क्या है, मध्य मस्तिष्क। ए वाला भाग जो है मध्य मस्तिष्क, ठीक। इसके बाद ए जो पार्ट है, ये आपका क्या है, पश्च मस्तिष्क।
तो पश्च मस्तिष्क में जब कभी लिखना होगा तो आपको पोन्स लिखना पड़ेगा और मेडुला लिखना पड़ेगा और सेरिबेलम, ये याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम और पोन्स। ठीक, तो अब देखा अग्र मस्तिष्क में क्या है, प्रमस्तिष्क होता है। अब प्रमस्तिष्क ना देके आपको सेरिब्रम भी दे सकता है, सेरेब्रम ऐसे भी दे सकता है। मध्य मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क ए वाला पार्ट हो गया आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद पश्च मस्तिष्क में, तो इसमें मेन है आपका पोन्स। ठीक, और इसके बाद है सेरिबेलम, इसी को कहते हैं अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग है ना, इसको कहते हैं सेरिबेलम। ये सेरिब्रम है, ये क्या है, सेरेबेलम है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए काम क्या है, सबका काम याद रखना है। ठीक, अनुमस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर को संतुलित करता है। देखिए हम लोग जो भी सोचने का, याद करने का, किसी को याद करते हैं, है ना, ये सारे काम कौन कर रहा होता है, सबसे बड़ा जो मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा अगला, है ना। आप ऐसे गिर ना जाएं, इस तरह से ना हो जाएं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, अनुमस्तिष्क, है ना, संतुलित बनाता है। ठीक है, ये पोन्स क्या करता है पता, सोने, आपको नींद आ रही है, ठीक है, तो इन सब पे श्वसन और सोने में, ठीक है, तो आप तीन चीज याद रखेंगे, क्या क्या, अग्र मस्तिष्क में है प्रमस्तिष्क, ठीक, फिर पश्च में है पोन्स, फिर अनु। याद रखिए, आपको, आपका दिमाग तेज है, सोचना है, याद करना है, कोई चीज याद करना है, क्या, प्रमस्तिष्क। हमें सोना है, सांस लेना है, सांस आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये कौन कंट्रोल करेगा, पोन्स, है ना, सांस और सोने से संबंधित है। इमन स आया तो समझ जाया, है ना, सोना। ठीक, और अनुमस्तिष्क क्या करेगा, शरीर को बैलेंस करता है, शरीर को जो है बैलेंस करने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और शरीर के बैलेंस करने का मतलब काम कर रहा होता है। और एक होता है मस्तिष्क पूंछ, सबसे निचला भाग, है ना, हाई वाला पार्ट, तो ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया करता है, जो हमारे बस में नहीं है ना, छींक दिए कस के, है ना, तो ये जो छींक रहे हैं ये क्या अनैच्छिक क्रिया है, तो ये कौन कर रहा होता है, मस्तिष्क का पूंछ कर रहा होता है। देखा एक बार फिर से, प्रमस्तिष्क क्या करत है, सोचत है, तार्किक, याद करना, है ना, जितना दिमाग वाला काम है, मैथ लगाना, साइंस पढ़ना, ये सब प्रमस्तिष्क है। सुतई क्या है, ठीक, सोने का काम कौन करेगा, पोन्स, सांस लेने का काम पोन्स, पोन्स लगा के सुतई कैसे समझ ला, है ना, पोन्स लगा के सोना है। ठीक, तो हो गया, है ना, सोने से पहले क्या करना है, पोन्स लगाना, याद कर लीजिए, कल तक याद रहे, फिर भुला जाए। ठीक, अनुमस्तिष्क, अनु छोटा है बेचारा, का करी, खाली इतने करी कि तो गिरा न दे इधर उधर, तो छोट लड़का गिर उड़ जाना ना, तो उनके गिरा से क्या बचाव था, अनु छोटा। ठीक, अब हमारे अंदर अनैच्छिक क्रिया, जैसे आंख मुलकावत ला, एकदम मुलकईवा कर, रोक नहीं पाएंगे, है ना, आप छींक आ जाएगी, खांसी आ जाएगी, आ करत हुआ मुंह जो है कहा है ना, ये सब किसके वजह से है, पोंछ के वजह से, पोंछ पोंछ पूंछ, समझ पाए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ हार्मोन, है ना, तो आपको पता है कि हमारे शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, दो होती हैं, एक अंतःस्रावी, एक होती है बहिर्स्रावी, है ना, एक होती है मिश्र ग्रंथि। ठीक, अंत माने जो अंदर निकाले, क्या, हार्मोन, जो रसायन अंदर निकालती है, अंत माने अंदर, कहा, ब्लड में, जो रक्त में निकालती है, जो बाहर निकालती है, और ये दोनों काम करती है। देखिए जो ब्लड में ही अपना केमिकल निकाले उसे अंतः ग्रंथि कहते हैं, है ना, अंतः ग्रंथि जानते हैं क्या होते हैं, जितने ये सारे हार्मोन निकालते हैं, सारे क्या करते हैं, हार्मोन निकालते हैं। और इसमें एक नली नहीं होती है, इसमें नली नहीं होती है, इसीलिए इसको नली नहीं होती है, इसको डक्टलेस कहते हैं। इसमें नली होगी क्योंकि ये बाहर निकाल रहा है, तो रक्त तक पहुंचाने के लिए नली होगी। ये ज्यादातर एंजाइम निकालते हैं, इनका काम ज्यादातर पाचन में होता है। ठीक, अब मिश्र ग्रंथि क्या होता है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाले उसे मिश्र ग्रंथि कहते हैं। बस अग्नाशय का नाम याद रखिएगा,
अग्नाशय एक मिश्र ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। क्या बनाता है? यकृत। यकृत क्या बनाता है? यकृत बनाएगा आपका बाइल जूस, है ना। बाइल जूस को क्या कहेंगे? पित्ताशय, पित्त, पित्त कहेंगे। ठीक, अब अपने शरीर में देखा कुछ ग्रंथि है, कहाँ लोकेशन है हल्का सा आपको बता दे रहे हैं। ये हमारा शरीर है, ठीक। तो दिमाग में एक है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, है ना। ये निकालती है ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ हार्मोन निकालती है ना हम, ठीक। और गले के पास, जो गले के पास ग्रंथि है यच आकार की, इसको कहते हैं थायराइड, है ना, ठीक। थायराइड ये निकालती है थायरॉक्सिन, पूछा जाएगा पेपर में। इसके ऊपर दो चार ग्रंथियां और है, इसको कहते हैं पैराथायराइड, पैराथायराइड। लोकेशन पूछेगा कहाँ पाई जाती है। फेफड़े पर एक ग्रंथि है, इसको थाइमस कहते हैं, थाइमस ग्रंथि, है ना। यहाँ पे पैनक्रियाज है, आपको बताया ही है, अग्नाशय। और किडनी के पास जो है एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल, है ना। और इसके बाद आदमी में वृषण पाए जाते हैं, है ना। और मादा में शरीर के अंदर अंडाशय पाए जाते हैं, है ना। अब मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन और सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करेगी। इसी के पास क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कही जाती है। यह आकार की गले में जो ग्रंथि होती है उसको थायराइड कहते हैं। ये थायरॉक्सिन निकालती है। अगर यही काम करना बंद कर देती है तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक। इसके ऊपर क्या होता है? चार ग्रंथियां और होती है पैराथायराइड, एक हमारे शरीर के कैल्शियम और कैल्शियम को, फास्फोरस को मेंटेन करती है। थाइमस ग्रंथि क्या है? हमें लड़ने से, रोग से लड़ने की क्षमता देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। अग्नाशय क्या है? मिश्र ग्रंथि है, भोजन के पाचन में भी, और इंसुलिन, ये इंसुलिन निकालती है। और इंसुलिन निकाल कर क्या करती है? हमारे शरीर में शुगर को मेंटेन करती है, ठीक। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? अगर हम कोई चीज देख के डरने लगे, बहुत तेज भागने लगे, है ना, इसीलिए इसको FFF कहा जाता है, फियर फाइट फ्लाइट, है ना। ये मतलब क्या है? डरने का, डरने उड़ने वाली है, डरने वाला, गुस्सा वाला, है ना। ये सारा कौन कर रहा होता है? एड्रिनल। वृषण, वृषण एक केवल पुरुषों में पाया जाएगा, ये निकालेगा एस्ट्रोजन, याद रखना एक पेपर में आ सकता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन निकालेगा? वृषण। इसके वजह से हमारे अंदर क्या होता है? किशोरावस्था का गुण आएगा, इसके बाद प्रजनन करने की क्षमता आएगी, ठीक। अंडाशय कहाँ है? एक केवल मादा में है, ठीक। मादा में दो हार्मोन निकलेगा, एक टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पे है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन हमारे जो मादा शरीर होती है उसको विकसित करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी के दौरान में काम करता है। ये हो गए देखिए हार्मोन। अब एक बात करते हैं पादप हार्मोन। पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं उसे पादप हार्मोन कहेंगे, है ना। पौधों में जो हार्मोन पाए जाएंगे पादप, तो इसमें क्या है? ऑक्सीन है ना, ऑक्सीन, जिबरेलिन, है ना, फिर साइटोकाइनिन, बोलिए मत। इसके बाद क्या है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिर है एथिलीन। बोलिए मत, बोलिए मत। ये हमारे शरीर में ना वृद्धि हार्मोन करती हैं, ये शरीर में करें पौधों में, है ना। ये सकारात्मक, देखिए बीजों से, बीजों को अंकुरित करना, है ना, अंकुरण को बढ़ावा देती है, फूलों का फूलना, है ना, उन कोशिका विभाजन करना, ऐसे सब में आप लिख दीजिएगा, कोशिका विभाजन करना, है ना, इनके आकार को बढ़ाना, वृद्धि करना, ठीक है। ये सारे काम कौन कर रहा होता है? ये तीनों कर रही होती है। ये क्या करती है? रोधक होती है ना, इसको रोकने का काम करती है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन जो है फल को पकाने में काम करती है। ये हो गए आपके पादप हार्मोन। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब देखिए, एक है पारितंत्र, है ना।
पारितंत्र, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होते हैं क्या कहते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक होते हैं। जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक, जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। ठीक, पारितंत्र कहेंगे जैविक अजैविक घटकों का समूह पारितंत्र कहलाता है। इसके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अब जैविक घटक सजीव होते हैं, ये तीन प्रकार के होंगे, है ना। एक होंगे उत्पादक, एक होंगे उपभोक्ता और एक होंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, है ना। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, जो भोजन स्वयं बनाए उन्हें उत्पादक कहते हैं। जितने भी पौधे हैं और साइनोबैक्टीरिया, हरित है ना, शैवाल है, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, यह इनके ऊपर निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तीन तरह के होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। ये होते हैं मांसाहारी और ये होते हैं उच्च मांसाहारी, है ना। देखिए शाकाहारी ये पौधों को खाते हैं, मतलब जो उत्पादक को खाएं, जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक। जो प्राथमिक पर निर्भर करते हैं, है ना, उसे कहते हैं द्वितीयक। देखिए जो इनको खाएगा प्राथमिक, जो इनको प्राथमिक को खाएगा द्वितीयक, द्वितीयक को जो खाएगा तृतीयक, है ना। तो ये होते हैं तृतीयक, आपके द्वितीयक को खाएंगे। अगर इसी को हम एक पिरामिड पर दिखाएं तो इसे हम जैव पिरामिड कहते हैं, है ना, जैव पिरामिड, है ना, पिरामिड क्या के अगर इसी को हम पिरामिड पर दिखाएं तो इसे जैव पिरामिड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादक होंगे, उसको कौन खाएगा, उपभोक्ता, वो भी कौन से, प्राथमिक। फिर इनको कौन खाएगा, द्वितीयक, और इनको तृतीयक। इसको कहते हैं जैव पिरामिड, है ना। अगर इसको हम पिरामिड पर दिखाएं तो इसे जैव पिरामिड कहते हैं। ठीक, अब देखिए खाने का जो क्रम है उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाने का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। ठीक, जैसे उत्पादक होते हैं उनको कौन खाएगा, प्राथमिक, प्राथमिक को द्वितीयक, द्वितीयक को तृतीयक। तो एक खाने का जो क्रम है इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पौधा है उसको खाएगा कौन, कीट, कीट को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप। ये आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। ऐसे डायग्राम बना के आपसे पूछेगा ना, खाने का जो क्रम है उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ मिला देंगे तो उसे कहेंगे खाद्य जाल। ठीक, समझ पाए। और अगर खाद्य श्रृंखला को हम पिरामिड पर दिखाएं तो उसे हम कहते हैं जैव पिरामिड। अब एक है 10% का नियम, 10% का ऊर्जा का नियम, लिंडमान का नियम, 10% ऊर्जा का नियम। याद रखना है कि एक पीढ़ी से एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। 10% ऊर्जा का नियम क्या करा, 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी। समझ पाए, एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल कितना ऊर्जा जाएगी, 10%। इसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, लिंडमान है। इसीलिए इसको 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। ऊर्जा स्तर क्या है, खाने का जो क्रम है उसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, 4। अगर ऊर्जा स्तर कभी बोल दे तो 4 होते हैं। जो उत्पादक होता है उसको प्राथमिक स्तर कहते हैं, है ना। इसको द्वितीय स्तर कहते हैं, द्वितीय स्तर। और इसको कहते हैं तृतीय स्तर। और तृतीय को क्या कहेंगे, चतुर्थ स्तर। कभी भी ऊर्जा स्तर अगर पूछे तब, ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्हीं को बना के लिख दीजिएगा, यही पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। अब अनुवांशिकता देखिए, अनुवांशिकता की खोज किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। अब
ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम या अनुवांशिकता का नियम, तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, है ना। प्रथम नियम को क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम, दूसरे को पृथक्करण का नियम और तीसरे को कहेंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम। लिख लेंगे। कहेंगे कि ये दोनों क्या है? एक संकर संकरण है, एक संकर संकरण है, और ये क्या है आपका? द्विसंकर संकरण है ना। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, है ना, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख दीजिएगा, किसी को भी लिखना है। लाल को, है ना, जब सफेद से क्रिया कराएंगे तो यहाँ लाल मिलेगा, इसी को कहेंगे प्रभाविता का नियम। पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, यही प्रभाविता का नियम है। पृथक्करण का नियम क्या है? अगली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण अपने आप को अलग कर लेगा। जो सफेद है अपने आप को अलग कर ले रहा है, अप्रभावी लक्षण अपने आप को अलग कर लेता है, इसी को हम कहते हैं क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम। ठीक। जब दो गुण एक साथ ले लेंगे तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है। जब दो जीन एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाए उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीन स्वतंत्र रूप से किसी भी जीन के साथ स्वयं को व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है। अब देखा फिनोटाइप जीनोटाइप लक्षण में अगर एक संकर संकरण है तो एक तीन संबंधे एक होला, है ना, और वैसे होता है एक संबंधे दो संबंधे एक। ये जीनोटाइप है और ये आपका फिनोटाइप। समझ पा रहा है ना। और वो बना लेंगे, ये वाला बना लेंगे कि नहीं? स्वतंत्र अवयवन के नियम में, है ना, ये बना लेते हैं, है ना। आर वाई लिख दिया, छोटका आर बड़का वाई लिख दिया, फिर बड़का आर छोटका, देखा ऐसे करा, दो बार बड़ा बड़ा, दो बार छोट छोट। ठीक। फिर वाई दो बार बड़ा बड़ा, सॉरी एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, फिर एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। यही चीज आप इधर भी लिख दीजिएगा ऐसे। समझ में आता है? यहूं वैसे ही लिखिया, दो बार आर लिख दिया बड़ा, ठीक है, ज्यादा होगल का हो, दो बार वाई छोटा आर लिख दिया, एक का लिखिया दोनों तरफ। अब एक बार बड़ा वाई फिर छोटा वाई फिर बड़ा वाई फिर छोटा वाई, बस इसको भर दीजिएगा। ये क्या है आपका? स्वतंत्र अवयवन का नियम। समझ रहा है ना। ये बनाना पड़ सकता है, अगर आ रहा है तो आपको बनाना पड़ सकता है। ठीक। इसके बाद क्या है? देखिए पुष्प की संरचना, है ना, पुष्प की संरचना तो आपको पता है इसमें बाह्य दल होता है, फिर दल होता है, फिर पुंकेसर होता है, फिर स्त्री केसर होता है ना। तो आप क्या करेंगे? पुष्प की संरचना में ये देखिए पुष्प की संरचना हो गई, यहां आप ऐसे बना दिए, बस हो गया हो गया। देखिए इसको दल कहेंगे, बाह्य दल। बाह्य दल के बारे में लिख दीजिएगा, यह सबसे बाहरी भाग होता है ना। और इसके बाद क्या है? दल है, दल ये रंगीन और आकर्षक भाग होता है, इसमें मादा जननांग होती है। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका कहेंगे, है ना। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? अंडाशय। ये वाला भाग क्या है? अंडाशय। अंडाशय में जो है मादा कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अंडज कहते हैं। ठीक। इसके बाद एक पुरुष वाला भाग ऐसे बना लीजिएगा, इसमें एक फिलामेंट होता है, इसको तंतु कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? पराग कण होता है, सॉरी पराग कोश होता है, और इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। एक कण अगर निकल के यहां जा रहा है तो इसको परागण कहते हैं, परागण, है ना, परागण। और परागण दो तरह का होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। ठीक। अगर खुद से यहां जा रहा है तो स्वपरागण, किसी माध्यम से जा रहा है तो पर परागण। इसमें कीट द्वारा, जानवर जंतु द्वारा, आदमी द्वारा, मनुष्यों द्वारा, है ना, पतंगों द्वारा,
पक्षियों द्वारा, जल द्वारा, हवा द्वारा, ये सब लिख दीजिएगा पर परागण में। ये देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पुष्प का आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मानव में क्या है, वृषण है ना, मानव में वृषण है और इसको रखने के लिए एक स्क्रोटम बैग है, वृषण कोश है, इसके ऊपर अधिवृषण होता है, यहाँ से एक नली निकलती है, इसको क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस है ना, शुक्र वाहिनी, और यहाँ कुछ पल के लिए रुक जाता है, इसे शुक्राशय कहते हैं, ठीक। और यहाँ बाहर ये हो गया शिश्न, और यहाँ पे एक ग्रंथि बना लीजिएगा, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। और ये मूत्राशय, ये मूत्राशय, बस थोड़ा थोड़ा आप लिख दीजिएगा। इसमें प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है, वृषण होता है, और ये अधिवृषण है ना। ये टेस्टोस्टेरोन निकालता है, बताए ही है ना। और ये शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और यही शुक्राणु क्या होता है, शुक्रवाहिनी से जब आगे जाता है तो शुक्राशय में आके रख दिया जाता है, यहाँ द्रव अवस्था में बदलता है, फिर यहाँ से आगे जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि उसे पोषण देता है और फिर वो आगे निकलता है, ठीक। मादा की बात करेंगे तो इसमें अंडाशय है, फॉलोपियन ट्यूब है दोनों तरफ, इस तरह से आप बनाएंगे, है ना, से बना लीजिएगा बढ़िया से। एक गर्भाशय है, ये अंडाशय है, और एक फालोपियन ट्यूब को क्या कहेंगे, फालोपियन ट्यूब को एक ग्रीवा है ना, और योनि है, ठीक। इसको क्या कहते हो, फालोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है। तो अंडाशय क्या करता है, अंड का निर्माण करेगा, और 1 महीने यहां से निकलता है तो 1 महीने यहां से निकलता है, ठीक है। तो यहां से निकलेगा और जाके क्या होता है, गर्भाशय में शुक्राणु से मिलता है, तब निषेचन की क्रिया होती है। नर कोशिका का मादा के साथ मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, फालोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, रजोधर्म क्या है, ठीक है। तो कहेंगे कि गर्भाशय का महीने में 1 महीने में बनना और शरीर से बाहर निकलने की समस्त क्रिया को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, या 4 भागों में बंटा होता है। 7-7 दिन में 4 भाग में बांट दीजिएगा, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, है ना, ठीक। तो इस तरह से ये 4 भागों में बंटा होता है। एक होता है परिवार नियोजन, परिवार में सदस्यों की संख्या कम करना, परिवार नियोजन, परिवार में सदस्यों की संख्या कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। और इसके लिए विधियां क्या है, एक अस्थायी विधि है, आप सीधे 3 ठो लिखिएगा, रासायनिक विधि, है ना, फिर क्या होता है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, ठीक है, फिर होता है अस्थायी विधि, बैरियर विधि कहते हैं इसको, बैरियर विधि, और तीसरा कहते हैं अस्थायी विधि, है ना, सर्जरी विधि, ठीक है। रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक दवाइयां और इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ना, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। बैरियर विधि में क्या होता है, कंडोम और लूप का प्रयोग किया जाता है। और सर्जरी विधि में क्या होता है, सर्जरी विधि में नर और मादा का जो है सर्जरी कर दिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये परिवार नियोजन के उपाय है, ठीक। अब परिवार नियोजन के उपाय हो गए। अब इसके बाद क्या है, लिंग निर्धारण, है ना। तो लिंग निर्धारण क्या है, अगर दोनों XX हो रहे हैं तो वह औरत होगी, मादा होगी, अगर XY हो रहे हैं तो वह नर होगा। ये लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 होती है, तो X देखिए XX XY, अगर ये मादा है, औरत है, और ये नर है, दोनों में जब क्रॉस होता है, देखिए अगर यहां से X आएगा, यहां से X, तो फिर मादा हो जाएगी, अगर यहां से तो हमेशा X आएगा, अगर वहां से Y आ गया तो क्या हो जाएगा, नर, यानी लड़का होगा।
ठीक। तो लड़का होगा, इस बात की जिम्मेदारी किसके शुक्राणु के ऊपर है? नर के ऊपर है। ठीक। इसके बाद आपका है, कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में पहला क्या है आपका? विखंडन। इसमें एक बड़ा जीव होता है, दो छोटे छोटे जीवों में बढ़ जाता है, तो इसे विखंडन कहते हैं। अगर दो भागों में बंट रहा है तो द्विविखंडन, अधिक भागों में बंट रहा है तो बहुविखंडन। ठीक है। बहुविखंडन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसके बाद क्या होता है? खंडन। खंडन में क्या होता है? जब किसी कारण से टूट जाए और टूटा हुआ हर भाग एक नए जीव का निर्माण करे तो उसे खंडन कहते हैं। फिर होता है आपका मुकुलन, है ना। जब किसी जीव का कोई भाग बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं मुकुल, और मुकुल से जब एक नया जीव बनता है तो उसे कहते हैं मुकुलन। खंडन में स्पायरोगायरा, स्पायरो, है ना, गायरा और प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसमें अमीबा और प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है। ठीक है। और इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, बीजान समासंग है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिकाएं होती हैं, वो कवर से ढकी होती है। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं जो है ढकी होती हैं, और उसे हम कहते हैं बीजांड। जब बीजांड से नया जीव बनता है तो इसको बीजांड समासंग कहते हैं। बीजांड समासंग, है ना। और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। आपको छोटे, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। ठीक है। और इतने से बड़ा क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। आप देखिए, अब कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में आप जब पेड़ पौधों के पत्तियों से, जड़ों से, है ना, पत्ती, जड़, जब तना से एक नया पौधा बन जाए तो इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसमें देखिए कृत्रिम वाला आपको याद रखना है। तो एक होता है कटिंग। कटिंग को क्या कहते हैं? कटिंग लेयरिंग। हिंदी में क्या कहते हैं यार इसको? एक पर्तन होता है, एक कलम होता है, और एक कलम विधि, पर्तन विधि। देखा, पर्तन विधि में चमेली एग्जाम्पल है। चमेली, जैस्मीन, है ना, जिसके डाल को झुका सकते हैं, उसमें पर्तन की क्रिया की जाती है। तो इसके डाल को झुका के जमीन में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है, कुछ टाइम बाद जड़ आ जाती है, फिर उसको काट के अलग कर लिया जाता है। कलम विधि में क्या होता है? इसके तना को छोटे छोटे भागों में काट कर जमीन के अंदर डाल देते हैं, फिर पानी देते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद जड़ आ जाता है और पत्तियां आ जाती हैं। कलम, कलम नमोआ है। कलम का मतलब छोटे छोटे काट काट के। पर्तन, फिर एक ग्राफ्टिंग विधि होता है ना। ग्राफ्टिंग को आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग विधि। ग्राफ्टिंग विधि में दो पौधों का प्रयोग किया जाता है। एक पौधे का जड़ होता है और दूसरे पौधे का तना उसके ऊपर ला के बांध दिया जाता है, फिर उसे हम पानी देते रहते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है। ये लगभग आपका पूरा टॉपिक हो गया। ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स वाला तो पहले से डाल दिए, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। बस करें ना। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।